तो आज हमारा, जैसा कि सीरीज़ में आपको सबसे पहले बता दूं कि मॉडल का कौन सा लेक्चर है, तो आज हमारा मॉडल का है। ठीक है, आज हमारे वेब का लेक्चर नंबर 8 है। आज वेब का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल के इसके पहले कई सारे पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वेब के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कैन और मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। हम्म, अब अगर दोनों स्टेटमेंट को आप समझो, दोनों स्टेटमेंट को आप एनालाइज करो कि यू कैन गो होम भी सही है, यू मे गो होम भी सही है। तो जब कभी आप कहते हो यू कैन गो होम, तो ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मल होता है। ये इनफॉर्मल होता है, मतलब जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। और अगर हम कहते हैं यू मे गो होम, परमिशन के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मल होता है। तो बस आपको ये समझना है कि दोनों को ही हम यूज़ कर रहे हैं परमिशन के लिए, लेकिन उस परमिशन के लिए कैन भी आ सकता है और मे भी आ सकता है। तो जो कैन होता है बेसिकली परमिशन के लिए वो भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो एबिलिटी ही बताता है, हमेशा वो सर्टेनिटी ही बताता है, ऐसा नहीं है। आवाज़ वगैरह आ रही है। राज वर्मा कैन एबिलिटी, ओके। अनुराग सृष्टि, ओके, सभी लोग जुड़े हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यू कैन गो होम, तो बेसिकली आपको बस जो बातें समझनी है वो यही समझनी है कि दोनों ही परमिशन है, दोनों में ही यू परमिशन दे रहा है किसी को, लेकिन ये इनफॉर्मल है और नीचे वाला जो है वो फॉर्मल है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दोनों पता होना चाहिए। नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग यूज़ नहीं करते इसको, क्योंकि वो इनफॉर्मल होता है। हाँ, कहने को जैसे कई बार हम लोग नहीं, मतलब अनौपचारिक तरीके से यूज कर लेते हैं, मतलब एक जनरल डायलेक्ट के रूप में यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि यू कैन यूज़ माई फ़ोन, यू कैन यूज़ माई फ़ोन, आप मेरा फ़ोन यूज कर सकते हो। तो हालांकि ये सेंटेंस को भी आप एनालाइज करो, तो ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, ये सेंटेंस भी परमिशन की ही बात कर रहा है। लेकिन ये कोई फॉर्मल तरीका नहीं हुआ कहने का, तो इसलिए हम लोग इसको इनफॉर्मल तरीका ही मानेंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं परमिशन ही है। तो बस बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि कैन भी परमिशन देने का काम करता है। सबसे पहले दिमाग से ये कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए कि कैन केवल एबिलिटी बताता है या कैन केवल सर्टेनिटी बताता है। बजाय इसके कैन के साथ ये भी समझा जाए कि कैन एक इनफॉर्मल परमिशन भी बताता है। ठीक, चलो, जब इतनी बातें समझ में आ गई हों तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चीज़ों पर और विशेष चर्चा करते हैं। यू मे वोट आफ्टर, यू आर 18। जब आप 18 साल के हो जाओगे इसके बाद आप वोट कर सकते हो। तो यह ये सही है गलत है? लिखा हुआ है यू में वोट आफ्टर यू आर 18, जब मतलब आप 18 के हो जाओगे तब आप वोट कर सकते हो। भाई अभी तो एबिलिटी नहीं है, बाद ही में आएगी। तो में सही होगा या कैन सही होगा? अच्छा, वोट करना कोई खास एबिलिटी तो है नहीं। सबसे पहले मैं इसका आंसर दे दूं, यहाँ पर में नहीं आएगा, यहाँ पर कैन आएगा। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर कर दूं कि यहाँ सेंटेंस में अगर आपने धुन लगा रखी हो कि नहीं हम तो में कोई सही करेंगे, तो गलत हो जाओगे, यहाँ पे कैन आएगा। अब मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है।
एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है या परमिशन के बारे में बात कर रहा है? कैन यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है? एबिलिटी के बारे में बात कर, देख लीजिए हमारे स्लीपर पर के जाइएगा। कैन यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है? वो एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो परमिशन के बारे में बात कर रहा है? सबसे पहले तथ्य पर ये सीखो। देखो, कई सारे बच्चे होंगे जो एक तर्क दे रहे होंगे, क्योंकि सर ये एबिलिटी है कि वोट देने की एबिलिटी तो 18 साल बाद ही आएगी, अभी तो उसके अंदर एबिलिटी है नहीं, तो वोट देने की जो एबिलिटी है वो कब आएगी? वो आएगी 18 साल बाद। वाह, लाजवाब। कई सारे लोग कहेंगे हाँ सही है, सर्टेनिटी है कि 18 साल बाद वोट दे ही लेगा। क्यों? पागल घोषित हो गया तब कहाँ से दे पाएगा? तो ये सारे कुतर्क हैं, ये परमिशन है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। अगर वो अगर वो वोट देना अगर वो वोट देना एबिलिटी है, तो क्या किसी खास एबिलिटी का निर्माण हो जाता है जब आप 18 साल के होते हो? मतलब कोई पत्थर रखा होता, उस पत्थर को उठा के फेंक दिया, ऐसा कुछ करना होता है? ऐसा तो कुछ नहीं करना होता। या अगर कोई 15 साल का लड़का है, वो वोटिंग मशीन पे जाएगा और वो वोट कर देगा, तो क्या वो वोट माने नहीं होगा? वो भी तो वोट हो जाएगा। बेसिकली ये एक परमिशन है, और इस परमिशन को परमिशन ना कहिए, इसको कहिए कि एक जनरल परमिशन है। जनरल परमिशन का मतलब हो गया कि ये एक ऐसी परमिशन है जो स्पीकर के लिए भी वैलिड है और लिसनर के लिए भी वैलिड है। जो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए वैलिड है। 18 साल का जो भी हो जाएगा वो ही वोट डाल पाएगा। ऐसा नहीं कि केवल सुनने वाला यूं ही बेचारा जो 18 साल के बाद वोट डाल पाएगा, जो कह रहा है वो भी डाल पाएगा। ये जनरल परमिशन है। जनरल का मतलब मैंने बहुत बार बताया है, फॉर ऑल। ये सबके लिए है परमिशन, किसी खास के लिए नहीं है। तो जब कभी ऐसी परमिशन के बारे में बात करनी हो जो सबके लिए वैलिड हो, तो उस सिचुएशन में आप कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए कैन के बारे में कहा जाता है कि जब कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, रिकॉर्ड होता है, एग्रीमेंट होता है, तो कैन आता है। कोई स्टेटमेंट हो, कोई रिकॉर्ड की बात की जा रही हो, कोई एग्रीमेंट किया जा रहा हो, तो इन सभी हालातों में कैन को एज अ मॉडल यूज किया जाता है। उसके पीछे वजह यही होती है कि वो दोनों के लिए वैलिड होता है। आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, अभी परमिशन नहीं है, सर्टेनिटी है। तो आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं ही नहीं रह पाऊंगा और तुम रह लोगे। तुम बड़े आए प्राणी हवा पी के रहने वाले, हम भी नहीं रह पाएंगे और तुम भी नहीं रह पाओगे। इसलिए उस स्टेटमेंट के लिए कैन लगाया जा रहा है। समझ गए होगे? तो ये थोड़ा सा हमें क्लियर करके सबसे पहले चलना चाहिए। चलो कुछ बातें और डिस्कस कर ही लेता हूँ, मॉडल के विषय में है। ही इज एब्सेंट, ही में फॉल इल। गलती कहाँ है? काजल गुप्ता, जय हिंद। ही इज एब्सेंट, ही में फॉल इल। देखो, कोई आदमी एब्सेंट है, ये उसका रिजल्ट है। भाई रिजल्ट ये है कि वो आदमी एब्सेंट है, और उसका रीज़न ये है कि वो आदमी बीमार पड़ा।
तो ये रीजन है, वो उसका रिजल्ट है। और आपको पता होगा कि पहले रीजन होता है, बाद में रिजल्ट होता है। पहले वो बीमार पड़ा होगा, बाद में वो एब्सेंट हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले वो एब्सेंट था, बाद में बीमार हो गया। साफ साफ दिख रहा है सेंटेंस में कि पहले वो बीमार हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप वो आदमी एब्सेंट हो गया। तो अगर वो आदमी पहले ही बीमार पड़ गया, उसका रीजन यही है बीमार पड़ना, उसका रिजल्ट आया कि वो अब जा करके एब्सेंट हो गया, तो रीजन हमेशा मेन वर्ब के पहले होने वाला चीज़ है। और ये मेन वर्ब के पहले होने वाला चीज़ है, इसको हमेशा परफेक्ट फॉर्म में रखा जाता है। तो मे फॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मे हैव फॉलन। अविरल अविरल मे हैव फॉलन, तो ही इज एब्सेंट, ही मे हैव फॉलन, ये आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको करना है। ठीक, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। वो सेंटेंस ये लिख देता हूँ कि ही इज केयरलेस। चलो इसमें बताओ क्या गलती है या नहीं, पहले डिसाइड करो कि सही है। ही इज केयरलेस, ही मे फॉल। देखो, ही इज केयरलेस, हो सकता है केयरलेस होना रीजन हो। भाई वो आदमी केयरलेस है, ये रीजन है, और उसका रिजल्ट ये आया कि वो आदमी क्या पड़ गया, वो आदमी पड़ गया बीमार। तो उसका केयरलेस होना क्या है, रीजन है, और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया कि वो पड़ गया बीमार। एक बात। दूसरी बात ये समझ में आ सकती है कि वो आदमी बीमार पड़ गया, इस वजह से केयरलेस हो गया, हो सकता है यही रीजन हो कि भाई वो आदमी क्या है, बीमार है, और उसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि वो केयरलेस हो गया। तो दोनों ही चीज़ें कह सकते हो। सेंटेंस को फिर से समझना, दिमाग पे जब तक बल नहीं पड़ेगा तब तक इसका मतलब है ये पढ़ाई नहीं हो रही है। तो दिमाग पे थोड़ा सा बल पड़ना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि वो आदमी केयरलेस है, ये रीजन है, तो रिजल्ट क्या आया, बीमार पड़ गया, हाथ पैर नहीं धुलता होगा ढंग से, केयरलेस है, बीमार पड़ गया। और ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी बीमार पड़ गया, अब जो कपड़े कभी प्रॉपर ढंग से रखता था प्रॉपर ढंग से नहीं रखता, क्योंकि वो केयरलेस हो चुका है। वजह यही कि वो आदमी बीमार पड़ गया। तो दोनों बातें सही हैं ना। तो जब कभी ऐसे स्टेटमेंट बन जाए कि रीजन रिजल्ट, रिजल्ट रीजन में कुछ समझ ही ना आए, तो जैसे है वैसे ही छोड़ दिया करो, सेंटेंस सही माना जाएगा, इसको गलत नहीं कर पाओगे। और वहीं केयरलेस की जगह जैसे ही अभी हमने एब्सेंट रखा था, एडजेक्टिव बदल दिया था हल्का सा, तुरंत पूरा स्ट्रक्चर घूम गया था। तो कुल मिलाकर के लैंग्वेज रटने की कोशिश नहीं करना है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है। गुड इवनिंग चेतना, गुड इवनिंग। अगली जो मॉडल्स हम लोगों को डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है विल और सेल यूज करनी है। ठीक है, विल और सेल के बारे में हमें बात करनी है। विल और सेल के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे विल जो होता है क्या क्या बताता है, और सेल क्या क्या बताता है। तो विल को जब सेंटेंस में लिखा जाता है तो एक पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, एक काम करता है, इंटेंशन बताता है, दो काम करता है। तो विल को जब कभी भी सेंटेंस में यूज करते हो तो पॉसिबिलिटी बताता है या इंटेंशन बताता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो कायदे से। जैसे मैंने कहा
इंडिया विल विन द मैच। तो इंडिया विल विन द मैच क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। और फिर मैंने कहा कि आई विल हेल्प यू। ये क्या है? मैं आपकी मदद करूंगा। ये इंटेंशन है। कई बार ग्रामेरियन आई के साथ विल का यूज सही नहीं मानते हैं, बट वो सही होता है। मॉडर्न इंग्लिश में वो सही होता है। थोड़ा सा सेल को भी समझिए, लगे हाथ। सेल भी यही काम करता है। पॉसिबिलिटी बताता है, इंटेंशन बताता है, बस एक एट्रीब्यूट बढ़ जाता है कि वो परमिशन भी बताता है। आओ समझो। जहाँ आई विल लिखा है वहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हो, आई शैल हेल्प यू। ये दोनों सेंटेंस में क्या बता रहे हो? इंटेंशन बता रहे हो। दोनों सेंटेंस में क्या बता रहे हो आप? इंटेंशन बता रहे हो। इंडिया विल विन द मैच क्या बता रहे हो आप? पॉसिबिलिटी बता रहे हो। ठीक इसी तरीके से सेल भी पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे मैंने कहा वी सेल, वी सेल गेट 100% मार्क्स। हम लोग 100% मार्क्स पा लेंगे। अब ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी ही है। तो ये हमें मतलब समझना पड़ता है स्टेटमेंट से, कब पॉसिबिलिटी है कब इंटेंशन है। पूरा खेल यही है। अच्छा, परमिशन में भी यूज करते हैं हम लोग। परमिशन में कैसे यूज करते हैं मैं वो आपको सिखाता हूँ सेंटेंस के माध्यम से। जैसे परमिशन में हमेशा सेल आता है। जब कभी भी परमिशन की बात होती है तो हमेशा सेल आता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने, और परमिशन याद रखना, कभी भी परमिशन जो होती है, बस बहुत क्लियर समझना, परमिशन या तो आई कर मांगेगा या तो वी मांगेगा। दो ही परमिशन मांगते हैं। इनके अलावा कोई भी परमिशन मांगने का काम नहीं कर सकता। यू लिसनर होगा वो परमिशन मांग नहीं सकता। ही सी टॉक अबाउट होगा वो परमिशन मांग नहीं सकता। परमिशन मांगने का काम केवल स्पीकर ही कर सकता है। परमिशन मांगने का काम केवल और केवल कौन कर सकता है? स्पीकर ही कर सकता है। पढ़ा होगा किताबों में, उलूल जुलूल बताए देते हैं, वादा धमकी दे दिया गया हो तो आईवी के साथ विल लगा दिया करो। वादा धमकी ना दिया गया हो तो सेल लगा दिया करो। हट। दो कौड़ी के तुम और दो कौड़ी के तुम्हारे कॉन्सेप्ट, ये कहाँ किसी खास ग्रामेरियन ने लिख दिया? और लिख भी दिया तो ग्रामेरियन नहीं होगा, होगा नकलची कोई। लिए चट्टा फाड़ रहे हो। समझने की बात ये है कि चाहे जहां तुम विल लगाओ चाहे जहां तुम सेल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब परमिशन मांगोगे, परमिशन केवल स्पीकर मांगता है। इनडायरेक्टली समझ लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव में आई वी के साथ परमिशन के लिए केवल और केवल एक ही चीज लगा पाओगे, सेल, बाकी कुछ लगा नहीं पाओगे। इंट्रोगेटिव में आई वी के साथ केवल सेल लगा सकते हो, बाकी कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा कि विल वी हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अब परमिशन मांग रहा है ये, तो यहाँ से विल हटाओ, चुपचाप सेल लगाओ। सेल वी हेल्प यू। इंट्रोगेटिव में हमेशा सेल। अगर सेंटेंस यही अभी अफर्मेटिव लिखा गया होता, ऐसे लिखा गया होता, वी चाहे विल लगा दो चाहे सेल लगा दो और लिख दो हेल्प यू, तो अब की बार ये परमिशन नहीं थी, वी विल हेल्प यू या विल सेल हेल्प यू। ये क्या था? इंटेंशन था। तो इंटेंशन में तो चाहे विल लगाओ चाहे सेल लगाओ, लेकिन परमिशन में केवल और केवल सेल लगा पाओगे और कुछ नहीं लगा पाओगे। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। और नहीं समझोगे तो दिक्कत तुम्हारे लिए होगी। समझना तो तुम्हें पड़ेगा। तो ये समझने का खेल है पूरा पूरा। जो नहीं समझे वो जयराम जी की।
तुक्केबाजियाँ खूब हैं। चलो आ जाओ। चलो, they said to him, comma inverted comma, shall we speak the truth? एक सेंटेंस ये लो। they said to him, comma inverted comma, shall we get into some trouble? चलो नरेशन बनाओ इसका इनडायरेक्ट। अब मालूम है एक चैप्टर है नरेशन, उसको लोग खूब जोर दे के पढ़ाते हैं, नरेशन पढ़ लो भाई, नरेशन पढ़ लो, जबकि हकीकत ये है कि सारे चैप्टर जब आ जाएंगे तभी नरेशन सीख पाओगे। अब देखो मैं मॉडल ही सिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा ना, मैं मदद कर देता हूँ सबसे पहले आप लोगों की। दे आस्क्ड हिम कर देंगे क्योंकि नरेशन अभी पढ़ाया नहीं मैंने, दे आस्क्ड हिम कर दिया, इफ कर दिया, मालूम है वी बदलेगा दे से तो यहाँ पे दे आ जाएगा। चलो एक ये हो गया, फिर दूसरा देख लो, दे आस्क्ड हिम इफ, फिर भी बदलेगा दे से दे हो जाएगा, ठीक है, गेट इनटू सम ट्रबल। अब श्रीमान जरा फिल करो, क्या आएगा? दे के साथ तो विल लगाओगे तो वुड हो जाएगा, सेल जो आया था वो तो वी के लिए आया था ना, और अब तो यहाँ पर दे लिख रहे हो, तो दे के लिए तो विल आएगा और विल की पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, दे के लिए तो विल आएगा और विल की पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा। अब सोचो जरा थोड़ी देर। अब विल प्रिडिक्ट कैसे, प्रिडिक्ट इन द सेंस वो फ्यूचर इंटेंशन ही, प्रिडिक्ट तो नहीं कह रहे हैं उसको हम, बट वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ही तो बताता है। प्रिडिक्ट और पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं सेम ही मीन कन्वे करते हैं राज। कन्फ्यूजन तब नहीं बनती है, कन्फ्यूजन तब बनती है जब यहाँ पर शुड लिख दिया जाता है और नीचे वाले में वुड लिख दिया जाता है। कन्फ्यूज आदमी अब होगा, ऐसा क्यों होगा? इसीलिए कहता हूँ इंग्लिश इज नॉट लर्निंग, इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कह रहा हूँ दे आस्क्ड हिम इफ दे शुड स्पीक द ट्रुथ, तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो, वो कह रहा है शैल वी स्पीक द ट्रुथ, तो वो कहीं ना कहीं परमिशन मांग रहा है कि क्या हम सही सही बता दें, और परमिशन देने का काम केवल शैल में होता है, इसलिए शैल की पास्ट फॉर्म शुड लिखी गई है। गेटिंग? और यहाँ कह रहा है क्या हम मुसीबत में फंस जाएंगे, यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी का काम विल में होता है तो वुड। बात समझ गए होगे?
जय हिंद अनुराग। मैं फिर समझा देता हूँ, सेंटेंस अभी खेल नरेशन में ये सब बातें सीखेंगे। सेंटेंस करते समय बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं करना। सेंटेंस करते समय बहुत सोच समझ के आंसर करना। हल्की सी भी थिंकिंग गलत हुई कि सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। तो विल सेल भी आपका हो गया। अब अगले स्टेप पे हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे वुड के बारे में, कुड के बारे में और माइट के बारे में। तो वुड कब आता है, वुड कब आता है, मतलब वुड कब आता है, कुड कब आता है, माइट कब आता है, ये हम लोग अगले लेक्चर्स में सीखेंगे, है ना। वुड, कुड और माइट। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे उसको, क्योंकि अभी करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा एंड मैं बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं हूँ, इसलिए आज मैं इंस्टीट्यूट भी अपने नहीं गया, लीव पर हूँ। और ना ही इस समय मैं यूट्यूब पर क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है। लेकिन मैं केवल आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर इसको नोट्स बनाइए, ठीक है। जितनी देर क्लासेस लेता हूँ वो क्लासेस पूरी प्रोडक्टिव होती हैं। आधे घंटे की क्लास किसी भी टीचर के 40 मिनट का बेसिकली लेक्चर होता है। धीरे से अब किसी दिन वो कैब भी ढेर सारी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडल ख़त्म करने के बाद। 3-4 दिन मॉडल में भी और लगेगा। मॉडल में आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाओगे। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करो कि नोट्स रिवीजन पे ध्यान दो। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। फिर आप लोगों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।